अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैसे अम्मा ने ज़्यादा डांट दिया तुम्हें, इस उम्र में दरख्त पर चढ़ना इतनी भी कोई अच्छी हरकत नहीं। पूरा जोर इस उम्र पे था। रहमा ने आंखें उठाकर देखा तो जुबैर की आंखों में शरारत ने उसे सच बता दिया। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, ये कहकर वो दामन झाड़ती हुई उसके पीछे भागी। पेड़ के साथ लगे झूले के आगे जुबैर भाग रहा था और पीछे रहमा। न जाने कितने सालों से ये खेल जारी था। खेलने वाले नहीं थकते, लेकिन देखने वाली दो आंखें बार बार यही मंजर देखकर अब थक चुकी थी। इस लड़की को इज्जत रास ही नहीं, जानकर बेइज्जत होती है मेरे हाथों। राशिदा खातून ने जहरखंद लहजे में खुद कलामी की और बरामदे से नजरें हटाकर अपने सामने की अलमारी पर मरकूज कर ली, जिस पर खुशखत लफ्जों में लिखा था, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत भी इबादत है। घर में मौजूद जामन के पेड़ पर चढ़ना राहिमा का पसंदीदा मशगला था। जाने ताई अम्मी को उसके हर मशगले से क्यों उलझन होती थी, जबकि जुबैर अपनी माँ के हर किस्म के बुग़्ज़ और अनाद के बावजूद भी राहिमा को दिल ही दिल में पसंद भी करता था और उसकी दिलजोई करके अपनी माँ के बुरे रवैये का मदावा करने की भी कोशिश में लगा रहता। दरअसल 19 साला राहिमा जुबैर के चचा की बेटी होने के साथ साथ उसकी बचपन की मोहब्बत भी थी। उसने अपने गिर चचा और अम्मी के बाद बहुत मुखलिस, मोहब्बत करने वाली, एतबार करने वाली ये राहिमा ही तो देखी थी। राहिमा जो कि यूं ही ताई अम्मी और जुबैर की दीवानी थी, जिसने हमेशा ताई अम्मी के लहजे और आंखों में ममता की गर्मी ढूंढनी चाहिए थी, जहां अक्सर व बेशतर बेजारी और सर्द मोहरी के तासरात रकम देखकर मजीद घबरा जाती। उधर जुबैर बचपन से अपना हर छोटा बड़ा मसला राहिमा से ही शेयर करता और बचपन की ये दोस्ती जवानी में मोहब्बत की दहलीज पे कदम रख चुकी थी। जुबैर ने इंजीनियरिंग के बाद हफ्ता भर पहले ही नौकरी शुरू की थी। इंतज़ार था कब राहिमा ग्रेजुएशन करे और वो अम्मी को बाकायदा चचा जान से रिश्ता मांगने भेजे। अपने लिए जुबैर की आंखों में पसंदीदगी के रंग राहिमा देख चुकी थी। दिल ही दिल में वो खुद भी जुबैर को पसंद करती थी, और अगर ये कहा जाए तो किसी तौर गलत ना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार उसे जुबैर पे था और तवक्कुआत भी जुबैर से वाबस्ता थी। मगर राशिदा खातून जो जवानी की इन मुंह जोर लहरों को देख रही थी, दिल ही दिल में मुनासिब वक्त के इंतजार में थी। पानी की गहराई का अंदाजा उन्हें सतह को देख कर ही हो गया था कि जुबैर पूरी तरह से राहिमा के इश्क में मुब्तला है और जुबैर को एकदम राहिमा से दूर करना उनके लिए मुमकिन ना होगा। सो वो अपने तरीके से अपना खेल खेल रही थी और राहिमा को वो पसंद करती या नहीं, लेकिन बदर की बेटी का रिश्ता वो हरगिज भी अपने इकलौते बेटे के लिए ना लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं अना की मारी ये जहरीली औरत जवानी में बदर के हाथों ठुकराए जाने से जो तजलील सह चुकी थी, उसका बदला लेने के अब जाके तो काबिल हुई थी। सो वो चाहती थी कि राहिमा खूब खुलकर ये खेल खेले, और जब पूरी तरीके से वो जुबैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, तब जुबैर के उसे ठुकराने पर ही बदर को इल्म होगा कि ठुकराए जाने की जिल्लत और शर्मिंदगी क्या होती है, जो राशिदा खातून ने पूरे 20 साल अंदर ही अंदर सही थी और जो जख्म अब नासूर बन चुका था। पूरे खानदान में उनकी तजलील इस बदर ने ही तो करवाई थी। दरअसल मामला कुछ यूं था कि राहिमा की वालिदा बचपन में ही इंतकाल कर गई। उसके वालिद बदर साहब को बारहा लोगों ने ब्याह रचा लेने का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने किसी मशवरे को दरख्वे एतना न जाना। उन्हें अपनी बेटी के जज्बात बहुत अजीज थे। किसी दूसरी औरत के आने पर यह जमानत बिल्कुल न रहती कि वो फूल सी राहिमा के जज्बात का ख्याल करेगी या नहीं। इसी असना में 6 साल मजीद गुजर गए और जुबैर के वालिद को भी अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। वो दो घराने जो एक घर में रहते थे, दोनों अधूरे हो चुके थे। राहिमा की वालिदा नहीं थी और जुबैर के वालिद नहीं थे। बदर साहिब के सर पर एक दफा फिर मशवरे देने वाले टूट पड़े। अपनी भाभी से ही निकाह कर लो, कम से कम एक छत तले नामहरमों की तरह रहने से तो बेहतर है। वो तुम्हारी महरम बन जाएगी, राहिमा को माँ मिल जाएगी तो जुबैर को बाप। इस किस्म के मशवरे बदर साहिब को इधर उधर से मिलने लगे। राशिदा खातून ने इस मामले में बिल्कुल चुप थामे रखी। उन्हें अगर निकाह का पैगाम पहुंचाया जाता तो वो दिलो जान से राजी हो जाती, क्योंकि राशिदा खातून ने जब से बेबकी की दहलीज पे कदम रखा था और खानदान के बड़ों ने उन दोनों के निकाह का जिक्र छेड़ा था, तो राशिदा खातून भी बदर पे ज्यादा गौर करने लगी थी, जो उम्र में उनसे छोटा होने के साथ साथ मर्दाना वजाहत का नमूना भी था।
दौलत मंद भी था। ये आलिशान घर भी दर हकीकत बदर की ही मेहनतों का नतीजा था। उनके अपने शोहर ने तो जिंदगी में ही अपना कारोबार और अपनी ज़राई अराज़ी घाटे के सौदों में बेच बाच दी। अब जो भी बाकी था बदर का ही था कि उसे मेहनत के बलबूते पर 2 से 4 बनाने का फन आता था, और बदर से मंसूब हो जाना उनकी जिंदगी के लिए हर लिहाज से फायदेमंद ही साबित होता। कहीं ना कहीं उन्हें इस घर से बहुत उनसीयत थी और वो किसी सूरत भी इस घर से दूर नहीं होना चाहती थी। मेके में कोई था नहीं जिसके दर पर अपने बेटे के साथ जाकर बैठ जाती। भाई बहनें सब अपने घरों वाले थे। किसी और के दर पर अपने यतीम बच्चे को लेके बैठना उनकी अना को गवारा भी ना था। दिल ही दिल में वो कानों की कच्ची औरत लोगों के बहकावे में आ गई। उसे लगा वाकई इस घर में रहने का बस यही एक रास्ता बचा है कि बदर से निकाह हो जाए। उधर बदर साहिब किसी के हाथ ना आए। अपनी भाभी को ऐसी नजर से उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। भाभी में हमेशा उन्हें माँ या बड़ी बहन ही नजर आई थी। उधर बदर साहिब ने भाभी को गर्चे निकाह में ना लिया, उनसे महरम का रिश्ता ना बनाया, फिर भी उन्हें घर में एक जगह दे दी और घर की बड़ी का मुकाम भी दे दिया। राशिदा खातून जहाँ इस बात पर उनकी शुक्रगुजार थी, वहीं कहीं ना कहीं उनके दिल में अपनी तजलील का एहसास गूंद की तरह चिपक चुका था। रद्द किए जाने का एहसास औरत को किसी भी रिश्ते में और किसी भी उम्र में पागल कर दिया करता है। ये पागलपन अगर एक मुश्त बाहर ना आए तो अंदर ही अंदर जात में अलाव की तरह दहकता रहता है। दूसरी तरफ बदर साहिब जो बेवा भाभी और यतीम भतीजे के साथ ताल्लुकात जोड़े रखने के लिए बड़ी हिकमत अमली से काम ले रहे थे। हवेली नुमा घर के दरमियानी हिस्से में उन्होंने दीवार तो ना उठाई, लेकिन ना महरम होने के बाइस अपने लिए सामने का एक कमरा मुख्तस कर लिया। अपने और राहिमा के काम काज के लिए एक मुलाजमा भी रख ली। भाभी को कभी तकलीफ ना पहुंचाई। जो भी ज़रई ज़मीन से आमदन होती या दुकानों का किराया आता, उसमें जुबैर का हिस्सा भी बेटों की तरह दुगना निकालते, जबकि राहिमा के लिए सिर्फ एक हिस्सा निकालते। उन्होंने कभी भी अपने मुंह से पैसों का तज़किरा नहीं किया था किसी से, और हर माह की 5 तारीख को ही राहिमा के हाथों पैसों से भरा लिफाफा भाभी को पहुंच जाता। ये और बात कि उस छोटी सी बच्ची के हाथों से पैसे लेते हुए राशिदा खातून को अपनी अना 100 दफ़ा मारनी पड़ती। न जाने कैसे उनके अंदर ही अंदर कहीं अना को मार देने का हौसला जहर बनकर राहिमा के खिलाफ जमा होने लगा। और फिर एक दिन अचानक ही बदर साहब की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत का बिगड़ना तो बहाना था, कुदरत ने बहुत से चेहरे वाज़ेह करने थे। राहिमा रोती हुई राशिदा खातून के पास आई। बड़ी अम्मा, वो अब्बा गिर गए हैं। ओहो, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। आगे से यूं जवाब दिया गया जैसे आखिरी नमाज अदा करनी हो। बड़ी अम्मी, अब्बा बैठक में है, मुझसे नहीं उठाए जा रहे, आप चले ना। राहिमा ने आगे बढ़कर उनका बाजू थाम लिया। आए हाय, इस लड़की को सुझाई ही नहीं देता। कुछ बिन माँ के पली है, तरबियत नहीं हुई, लेकिन अपनी अकल भी देखो, कोरी की कोरी है। वो ना महरम है मेरे लिए, और इधर नमाज तैयार खड़ी है। बीबी जान छोड़ो, कह रही हूँ कि नमाज पढ़ कर आती हूँ। बाजू झटक कर वो गोया हुई। राहिमा को बाप से ज्यादा अजीज कुछ भी ना था। मुंह में आया कि कह दे ऐसे ही ना महरम थे तो इतने सालों यहाँ क्यों पड़ी रही, और हर माँ उनके भेजे हुए पैसे क्यों ले लेती हैं। अगर उसके अब्बा खुदा तरस थे तो बड़ी अम्मी भी अल्लाह वास्ते का तरस ही खा लेती उसके बाप पर। अकल से सोचती हुई राहिमा के पास देने को जवाब बहुत करारे थे, मगर बाप की दी की तरबियत आड़े आ गई। वो दुख भरे तासरात लिए अपनी डुबडुबाई आंखों से ताई अम्मी को देखती हुई बाप के कमरे में लौट आई। बदर साहब की हालत ऐसी नहीं थी कि जुबैर के आने का इंतजार किया जाता। वो चादर ओढ़कर बाहर निकली, टैक्सी ली और टैक्सी वाले की मदद से ही बाप को कमरे के फर्श से उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले आई। राशिदा खातून नमाज से फारिग हुई तो इंसानियत ने सर उठाया। उनके असूलों के मुताबिक अभी तक राहिमा को बैठक में ही उनका मुंतजिर होना चाहिए था। उसे बैठक में मुंतजिर ना पाकर उनकी इज्जत नफ्स को कारी ज़रब लगी। वो खामोशी से जुबैर के आने का इंतजार करने लगी। जुबैर आया तो सारा वाक़या अपनी मर्जी से तरोड़ मरोड़ कर बयान कर दिया, जिसके मुताबिक बदलिहाजी और बदतमीजी का सारा मलबा राहिमा के सर ही था। माँ के राहिमा पर गुस्से के बावजूद भी चचा के लिए ही जुबैर ने अस्पताल जाना चाहा तो माँ ने इजाज़त न दी। राशिदा खातून को भी सही मायनों में अपने इख्तियारात का अंदाज़ा उसी दिन हुआ और वो इन इख्तियारात को जिताते हुए खुद पसंदी में मुब्तला हो गई और सारी बात को बढ़ा चढ़ा कर जुबैर को पेश करने लगी। राहिमा को मैं इंतजार करने का कहकर खुद अपनी चादर लेने कमरे में आई थी, लेकिन वो बालिश्त भर की लड़की बड़ी फन्ने खान बन गई, खुद ही चली गई। यूं घर की लड़कियां बाहर जाती हैं, ये हमारे घर की इज्जत है। बल्कि हकीकत ये है कि इज्जत थी। दोपहर 1:30 बजे से वो अस्पताल में हैं और इस वक्त 7 बज गए हैं। कोई इज्जत रही हमारी मुआशरे में, एक फ़ोन ही कर लेती तुम्हें,
لیکن اس کی ناک کے نیچے تم بھی نہیں آتے۔ راشدہ خاتون کہانی کو اپنی مرضی کا موڑ دے رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر زبیر سے رحمہ کے اس فون کا بھی ذکر نہ کیا جو اس نے ہسپتال سے کیا تھا، اور زبیر کو جلد ہسپتال پہنچنے کی تاکید بھی کی تھی، اور اسی ایک ضرب نے کام کیا تھا۔ زبیر کے اندر کا سارا خلوص، چچا کی محبت اور رحمہ کی تڑپ ایک دم سے بھگ سے اڑ گئی، اور اس کی جگہ ایک اصول پرست مرد اور ماں کے ذہن سے سوچنے والا بیٹا جاگ اٹھا۔ ہاں، ایک فون تو کرنا چاہیے تھا رحمہ کو، چچا جان کی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا اسے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، بہت خود سری کا مظاہرہ کیا ہے رحمہ نے، اور ایسے موقع پر فی الحال ہماری خاموشی ہی شاید بہتر ہے۔ اور بیٹے کی آنکھوں میں چچا کی ہمدردی اور بچپن کی محبت، رحمہ کی تڑپ کی جگہ ایک مرد کی مردانگی اور انا کے تاثرات دیکھ کر راشدہ خاتون دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ بچپن کی دوستی اور انسیت پر بالآخر انہوں نے نقب ڈال ہی دی تھی۔ اور ادھر ہسپتال میں کوئی زبیر کا شدت سے منتظر تھا۔ یہ رحمہ تھی جو ہسپتال کے یک بستہ ماحول میں اپنوں کی اپنائیت کی حد سے زیادہ منتظر تھی۔ باپ کو دل کا دورہ پڑا تھا، آئی سی یو میں تھا، کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی۔ ڈاکٹر بار بار آ کر پوچھتا، آپ کے ساتھ کوئی میل اٹینڈنٹ نہیں ہے؟ رحمہ کی متلاشی نظریں بار بار ہسپتال کے داخلی دروازے پر جا کر پلٹ رہی تھی۔ اسے آج زبیر کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن اس نے نہ آنا تھا سو نہ آیا۔ بہت سی امیدیں اپنی موت آپ مر گئیں، اور پھر کئی خوش گمانیوں نے خودکشی کر لی، تو زندگی اور موت کے درمیان جھولتے باپ کی اس حالت پر زبیر کی لاتعلقی نے خون کے رشتے بھی خود بخود ختم کر دیے۔ اور ایسے موقع پر باپ کے اے ٹی ایم کارڈ نے رشتہ داروں سے زیادہ ساتھ نبھایا۔ 5ویں دن جب باپ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز نے بھی تسلی بخش جواب دیا اور ہسپتال سے چھٹی دے دی۔ پاؤں پر چلتا ہوا انسان جو کہ آدھے جسم کے فالج سے لاچار اور بے بس تھا، اس کے ساتھ گھر آیا۔ گھر کا سارا ماحول ایک دم بدل گیا تھا، صرف رحمہ کے لیے ہی نہیں، اس کے باپ کے لیے بھی، جس نے ہسپتال کے بے مہر اور سرد بستر پر لیٹے ہوئے رشتوں کی بے مہری کو بھی بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ پہلے پہل تو اسے تائی کی چبھتی ہوئی نظریں اور آواز ہی گھائل کیا کرتی تھی، اب ان کی چبھن باقی نہ رہی۔ اس ایک چبھن پر جو شے حاوی تھی وہ تھی خاموشی، صرف خاموشی۔ راشدہ خاتون ایک دفعہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر بدر کا پوچھنے نہ آئیں۔ ان کے آنے کا انتظار ہی کس کو تھا؟ لیکن زبیر کا کہیں نہ کہیں دل کو انتظار تو تھا، پھر یہ انتظار بھی اپنے آپ ہی ختم ہو گیا۔ وقت کے تیز طوفان کے سامنے رشتے ثابت قدم نہ رہ سکے، اور جیسے سارے دیے ایک دم بجھ گئے۔ ہسپتال میں یتیم و یسیر کی طرح گزارے ایک ہفتے نے رحمہ کو تنہا ہر غم سہنا سکھا دیا۔ وہ اب اپنے باپ کے ساتھ کمرے تک محدود ہو گئی۔ کام والی آتی، چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کروا جاتی، کھانا وغیرہ رحمہ خود بناتی۔ کالج اور تعلیم کو بھی فی الحال باپ کی بیماری کے باعث اس نے خیر بات کہہ دیا۔ بڑی امی اور زبیر سے اس نے ہر طرح کی لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ سچ تو بس یہ تھا کہ آج تک یہ جو تعلقات بنے ہوئے تھے یہ بھی ان باپ بیٹی کی وجہ سے ہی تھے۔ اب جب دیکھ لیا کہ رشتوں میں خلوص اور اپنائیت تو تھی نہیں، تو ان سے دوری ہی بھلی تھی۔ البتہ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو پیسوں کا لفافہ وہ چپ چاپ تائی اماں کے سامنے دھر کے واپس لوٹاتی، جسے راشدہ خاتون بہت خاموشی سے اپنا حق سمجھ کے رکھ لیا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف ان کا بیٹا زبیر تھا جو سچائی سے لا علم ماں کی باتوں کو سچ ماننے لگا، ماں کی آنکھوں سے دیکھنے اور اسی کے دماغ سے سوچنے لگا۔ روز بروز وہ اس یقین میں مبتلا ہوا جا رہا تھا کہ اس کے چچا نے کبھی اسے اپنا سمجھا ہی نہیں، اسے صرف ایک غریب اور یتیم رشتہ دار سمجھ کے اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ اور یہ سوچ اس کے دل میں باپ بیٹی کے لیے زیادہ تنفر پیدا کرنے لگی۔ احساس محرومی بعض اوقات انسان کو پرخلوص رشتوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ یہی حال زبیر اور اس کی ماں کا تھا، مگر انہوں نے اپنے حسد، نفرت اور تنفر کے باعث اپنے اتنے عزیز خوبصورت رشتوں کو کھو دیا ہے۔ اس کا احساس انہیں تب تک نہ ہوا۔ یہ ایک طوفانی رات کی بات ہے، شدید بارش ہونے لگی۔ زبیر کے دھلے ہوئے کپڑے چھت پہ پڑے تھے۔ راشدہ خاتون نے آوازیں دے دے کر زبیر کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جو اپنے کمرے میں کانوں میں ہینڈز فری لگائے دھنوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب زبیر کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو انہیں رحمہ یاد آئی۔ کتنے ہی کام وہ بغیر کہے کر دیا کرتی تھی۔ ان کی الماریاں ٹھیک کرنا، سوکھے ہوئے کپڑے تاروں سے اتار کر تہہ کر کے الماریوں میں رکھنا۔ در حقیقت تو انہیں خس کم جہاں پاک ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر آج پہلی دفعہ انہیں رحمہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ دکھتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتی وہ خود ہی چھت پہ چلی گئی۔ کپڑے اکٹھے کر کے ایک بازو پہ ڈالے سیڑھیاں اتر رہی تھیں کہ بجلی زور سے کڑکی۔
ऐसी डरी कि अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और सीढ़ियों से लड़खड़ा के नीचे गिर गई। तूफान के शोर ने उनके तमाम चीखों पुकार को दबा लिया। हवा कुछ थमी और कवाड़ खुले तो सब आवाज़ें वाज़ेह हुई। माँ की चीखों पुकार ने ज़ुबैर के दिमाग में घंटियां बजा दी। दीवानों की तरह भागता हुआ बाहर आया। माँ को यूं सहन के बीचों बीच तड़पते पड़ा देखकर घबरा गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लिए पहुंचा। राहिमा ने इस सारे मामले में खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। जो लोग मुश्किल वक्त में उसका और उसके बाप का सहारा नहीं बन सकते, वो उसके लिए कुछ भी नहीं, हत्ता के तमाशा भी नहीं। उधर अस्पताल में दर्दों से तड़पती राशिदा खातून का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरा सारा तकब्बुर सर के बल जमीन पर आ गया। राशिदा बेगम मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि उनके पास बैठे ज़ुबैर के पास उनको देने को तसल्ली के सिवा और कुछ भी नहीं था। ज़ुबैर अपनी माँ की गलती को जान गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद माँ का यूं रोना उसे परेशान कर रहा था। उस दिन का गिरना ना सिर्फ किसी चोट की वजह साबित हुआ, घुटने अपनी जगह से खिसक गए। डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन तजवीज़ किया था। हड्डियों के दरमियान का गूदा हड्डियों की रगड़ के बायस पहले ही कम था। ऑपरेशन नागुज़ीर हुआ तो ज़ुबैर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। औलाद वालिदैन को लौटाने पर आए तो खुद को भी बेच देती है। पैसों का बंदोबस्त करने में मुश्किल हुई तो उसने अपनी सवारी भी बेच दी। अस्पताल में यूं बेयारो मददगार अकेले इधर से उधर दौड़ते हुए उसे राहिमा का ख्याल शिद्दत से आया। लड़का होकर उसने अस्पताल में तन्हाई के असी मफहूम जाने थे। न जाने राहिमा पर क्या गुजरी होगी। इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। मुझे घर ले जाओ, मैंने राहिमा से माफ़ी मांगनी है। राशिदा खातून रोते हुए बस एक ही फरियाद कर रही थी। ज़ुबैर उनकी बात नहीं मान सकता था, उसने डॉक्टर्स की हिदायत माननी थी। तकरीबन 15 दिन बाद माँ को लेकर घर लौटा तो शिद्दत से दिल चाहा कि सीधा राहिमा के पोर्शन में चला जाए, चचा से माफ़ी मांग ले, मगर किस मुंह से जाता। चचा की बीमारी पर मुंह नहीं दिखाया था, अब माँ की बीमारी पर कैसे मदद मांगता। ज़रूरत इजाद की माँ है और पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन खलूस नहीं। सो अब गम बांटने वाला कोई भी कंधा ज़ुबैर को दस्तयाब न था। तू जाओ उसके पास, उसे कह मैं बुला रही हूँ, वो आ जाएगी। राशिदा खातून उस दिन भी मुसलसल ज़ुबैर से जिद लगाए बैठी थी। अम्मा वो तो आ जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे मैं कैसे जाऊँ। ज़ुबैर ने रोने वाली आवाज़ में लाचारी से कहा, ज़ुबैर मैं गलती करके बैठी हुई हूँ, लेकिन देखो अब अपने पैरों पे चल भी नहीं सकती। ये ना हो तुम्हारे पैरों की ज़मीन भी छीन ली जाए। बीमारी पर होने वाले खर्चे के बाद इस घर से भी बेदखल किए जाने का जो खौफ राशिदा बेगम के दिल में सर उठा रहा था, इससे उन्होंने ज़ुबैर को भी आगाह करना चाहा। फिर क्या करूँ मैं? ज़ुबैर ने हथियार फेंक दिए। उसके पास जाओ, राशिदा ने हुक्म दिया। किस मुंह से जाऊँ? ज़ुबैर के पास फिर वही सवाल था। उसी मुंह के साथ जाओ जिस पर अफसुर्दगी और नदामत की तह जमी हुई है। इस चेहरे पर उसे जल्दी तरस आ जाएगा। राशिदा बेगम ने गिरगिट की तरह हालात देखते हुए रंग बदलने में ही अपनी आफियत जानी। माँ की जिद के सामने ज़ुबैर हार गया। बाहर बरामदे में आया तो वो किचन में खड़ी रोटी पका रही थी। अकेले जिंदगी के दुख सुख झेलते उसके मासूम चेहरे पर सख्ती का अजीब सा नकाब चढ़ गया था। राहिमा, ज़ुबैर ने उसे पुकारा। वो खामोश रही। भला बोलने को कुछ बाकी भी था। राहिमा मुझे माफ़ कर दो, वो माफ़ी मांग रहा था। क्या इतना आसान था माफ़ कर देना? राहिमा ने सोचा। राहिमा कुछ तो बोलो। वो डरे डरे लहजे में दोबारा गोया हुआ। क्या सुनना चाहते हो? वो ज़ुबैर की आंखों में अजनबी आंखों से झांकते हुए बोली। ज़ुबैर ने झुरझुरी ली। ये आंखें कुछ अर्सा पहले तक तो इतनी अजनबी नहीं होती थी। देखो यूं तो ना करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? ज़रूरत का एहसास हुआ है। तुम्हें मालूम है कि तन्हा रहने में और किसी के साथ होने में क्या फ़र्क होता है। आज भी तुम अपनी तन्हाई को दूर करने आए हो। राहिमा ने ये कहते हुए उसे देखा भी नहीं था। तुम जो कह रही हो ना, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम बहुत बहादुर हो, मैं मानता हूँ। तुम रह सकती हो तन्हा, मैं नहीं हूँ इतना बहादुर। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं वाकई गलत था, लेकिन एक दफ़ा तो गलती सभी कर दिया करते हैं और पहली गलती पर तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं लौटकर तुम्हारे पास आया हूँ, अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अम्मा बहुत शर्मिंदा है। ज़ुबैर ने नज़रें झुकाकर माफ़ी मांगी। ये कहाँ का इंसाफ है ज़ुबैर साहिब कि जब मर्द का दिल चाहे अपने पुरखलूस रिश्तों से मुंह मोड़ ले, उनको अपनी पीठ दिखा दे, उनसे बुरा रवैया रखे, और जब वक्त गुजर जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मनाने के लिए आ जाए। तुम किस रिश्ते से लौट कर आए हो? किस रिश्ते से आए हो तुम मेरे पास? तुम में और मुझ में कोई रिश्ता था ही कब? तुम जैसे मर्द से तो शुक्र है मेरा कोई रिश्ता ही नहीं कि मैं तुम्हारे लौट आने की मुंतज़िर होती। तुम मर्द ज़रूर हो, लेकिन मेरे मर्द नहीं, मेरे कुछ भी नहीं हो।
میں تمہیں برداشت کرنے کی پابند نہیں، سنا تم نے؟ رحمہ اس پر چلا رہی تھی۔ وہ خواب جو ہماری آنکھوں نے دیکھے تھے انہیں تم یوں کیسے نوچ سکتی ہو؟ اب تو اماں بھی راضی ہیں، انہوں نے خود بھیجا ہے تمہارے پاس۔ زبیر اس کی آواز سے ہراساں ہوا، وہ اس کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ خواب؟ کون سے خواب؟ وہ خواب جنہیں اپنے باپ کی بیماری میں اپنے آنسوں میں بہا آئی ہوں۔ اب تم دکھاؤ بھی تو مجھے وہ خواب نظر نہیں آئیں گے۔ تمہاری اماں ماں ہے، ان کا کہنا نہ کہنا اہمیت رکھتا ہے۔ میرے ابا لڑکی کے باپ ہیں، ان کا تو جینا مرنا بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کی ساری زندگی کا خلوص ایک طرف اور تائی امی کی رتی بھر شرمندگی ایک طرف۔ ان کا پلڑا ایک دفعہ پھر بھاری ہو گیا، کیونکہ بیٹے کی صورت وہ ایک مضبوط مرد پہ اختیار رکھتی ہیں نا، جس کی ان کا جب دل چاہے ڈوریاں ہلا کر سمت بدل لیں۔ اور میرا باپ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اپنی سانسیں زبردستی کھینچ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک کمزور مخلوق یعنی بیٹی کا باپ ہے۔ بیٹیاں بے شک رحمت ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات وہ اپنے باپ کو مکمل سہارا نہیں دے پاتی۔ صرف اس وجہ سے رحمہ کے اندر کا غبار باہر نکل رہا تھا۔ رحمہ دیکھو یار، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، درگزر کر دو۔ زبیر اب کچن کے فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کو رحمہ نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ یہ پہلے نظروں سے گرا، پھر دل سے اتر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی تھی، اور بالفرض وہ اسے معاف کرنا بھی چاہتی تو بھی ہسپتال میں رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا گزاری وہ راتیں اس کے اور زبیر کے درمیان آ جاتی تھی۔ وہ اس شخص کی پرواہ کرنا بھی چاہتی تو اسے وہ دن رات یاد آ جاتے جب وہ اپنے باپ کو اکیلی سنبھال رہی تھی۔ باپ مرد ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سنبھالے جانے پر بے آواز آنسو بہاتا تھا۔ وہ خود کو بیٹا نہیں بنا سکتی تھی، وہ بیٹی ہی تھی، اسے یہی رہنا تھا۔ ایک بیٹی اپنے محبوب کو تو معاف کر سکتی ہے، پر ایک چچا کے احسان فراموش بھتیجے کو معاف کرنے کا کلیجہ کہاں سے لاتی؟ اس نے ایک نظر زبیر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انکار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس شخص کی طرف نہ دیکھے، ورنہ بچپن کے ماحوسال رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے۔ دوسری طرف منہ پلٹا تو کھڑکی کے باہر لیٹے ابا جی پر نظر پڑ گئی۔ وہ آنکھوں میں امید لیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رحمہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے آنسو اس کی ایک ہاں سن کر تھم سکتے تھے۔ رحمہ کے ہاتھ کپ کپائے، اس نے کھڑکی کی سلاخوں کو دونوں ہاتھ سے تھام لیا۔ اپنی کپ کپاتی آواز پہ قابو پا کر اس نے کہا، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں بھی آ جاؤں گی، معاف کر دیا میں نے تائی امی کو۔ زبیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی کی ساری چمک جاگ اٹھی۔ مگر اس سے زیادہ کی کوئی توقع مت رکھنا تم لوگ مجھ سے۔ یوں بھی 3 روز پہلے ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے، اور پلیز ڈرنا نہیں، اپنے دل سے خوف نکال دینا اور تائی امی کو بھی بتا دینا کہ یہ گھر ابو جی نے تمہارے اور تائی امی کے نام کر دیا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے میرا سادگی سے نکاح ہے اور ابو جی بھی میرے ساتھ ہی یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ یہ بات میں نے اپنے ہونے والے شوہر امجد سے پہلے ہی طے کر لی ہے، جو کہ ایک نیک دل رکھنے والے انسان ہیں، جنہیں گارے اور مٹی کی بنی ہوئی ان عمارتوں سے زیادہ گوشت پوشت کے انسانوں کی فکر ہے۔ کوشش کریں گے کہ تم سے اور تمہاری امی سے اپنے مرحوم تایا کی آخری نشانی کے طور پہ تعلق قائم رکھ سکیں۔ رحمہ کے منہ سے نکلتا تلخ سچائیوں کے زہر میں ڈوبا ہر لفظ زبیر کی آنکھوں کی چمک کو مان کیے دیتا تھا۔ ورنہ یقین مانو زبیر، میں نے اور ابو جی نے تہیہ کیا تھا کہ ایسی خود غرض اور زہریلی بھابھی، اس کے بے مروت اور کانوں کے کچے بیٹے کو ہم زندگی بھر مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ آخری الفاظ ادا کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس بے مروتی کے مجسمے کو کچن میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔